बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, उसका ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। अच्छा, लाइट के बारे में, लाइट की नेचर के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं। और ट्रांसफर्स वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी जो ऑसिलेशन है वो लाइट की वेव्स की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही होती है। जिस तरह हमारे पास रस्सी की वेव्स, जिसमें रस्सी ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होती है जबकि वेव्स राइट और लेफ्ट ट्रेवल कर रही होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। उनके ऑपोजिट होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जिस तरह हमारे पास साउंड वेव्स हैं, या आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ दें, उसमें जो वेव्स जनरेट होंगी वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स की ये पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ हम ट्रांसवर्स वेव में पढ़ेंगे और ट्रांसवर्स वेव में ऑब्जर्व करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि हम किस तरह ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल में नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम साबित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह सूरज से आप देख सकते हैं रोशनी हम तक पहुंच रही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान वैक्यूम है, कोई किसी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है। मीडियम में हमारे पास कोई भी मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह। और जिन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग के लिए उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स और वेव्स इन स्ट्रिंग, ये सारी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास जो ऑसिलेशन हो रही होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि रस्सी में ऑसिलेट रस्सी कर रही होती है। रस्सी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जबकि एनर्जी जो है वेव वो रस्सी में राइट और लेफ्ट मूव कर रही होती है। इसी तरह पानी में जब आप देखेंगे तो पानी ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होता है, जबकि वेव्स, लहरें जो हैं वो इनवर्ड या आउटवर्ड ट्रेवल कर रही होती है। इसी तरह अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में भी हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और हमारे पास वही उनकी वाइब्रेशन की वजह से वेव हमारे पास आगे ट्रेवल करती है। अब मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास, क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करके उसकी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, पहुंचाते हैं। एक पार्टिकल अब दूसरे पार्टिकल को ऑसिलेट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह एनर्जी आगे ट्रेवल करती रहती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम से इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इनको ट्रैवल करने के लिए जाहिर सी बात है फिर कोई पार्टिकल्स दरमियान में मौजूद नहीं होंगे, तो ये ट्रैवल करती हैं हमारे पास फील्ड्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए। इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनमें ऑसिलेशन पार्टिकल्स नहीं करते। जिस तरह मैकेनिकल में पार्टिकल ऑसिलेट करके एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे हमारे पास वो पार्टिकल्स का काम यहाँ पे फील्ड्स कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास रोशनी की वेव होती हैं, ये क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और इनकी जो फील्ड्स होती हैं वो हमारे पास ऑसिलेट कर रही होती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ट्रैवलिंग डायरेक्शन, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक जो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है, वेव की जो डायरेक्शन है ट्रैवलिंग की, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वो अलोंग एक्स एक्सिस है, वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है। अब उसके पास वाई एक्सिस में, पूरे प्लेन में, पूरे वाई एक्सिस में उसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं परपेंडिकुलर ट्रैवल करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए।
जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये हमारे पास फील्ड्स है, ये जो आपको एरोस नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगी उसको हम मैग्नेटिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रोशनी है वो ट्रेवल कर रही है आउट ऑफ द पेज, यहाँ पे वेव बाहर की तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बाहर की डायरेक्शन से ये वाली लाइन भी उसके परपेंडिकुलर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी लाइंस इस आउटवर्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रोशनी के पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं ऑसिलेट करने के लिए, वो इन तमाम डायरेक्शंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट करती है, क्योंकि ये तमाम डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, इन तमाम डायरेक्शन में रोशनी की वेव्स ऑसिलेट करती हैं, क्योंकि रोशनी की वेव जब प्रोड्यूस होती हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक शेल से हायर शेल से लोअर शेल में, और वो लाइट वेव्स को एमिट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो शेल्स की ओरिएंटेशंस होती हैं वो हर डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उनकी भी डायरेक्शन हर तरफ फैली हुई होगी। अगर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट कर रहा था वो जंप करता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो वर्टिकल होगी। और अगर एक हॉरिजेंटल में वाइब्रेट कर रहा था वो ट्रांजिशन करता है, उसकी वजह से हमारे पास हॉरिजेंटल फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर कोई इनके दरमियान में, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल के दरमियान में कोई इस तरह एक सर्कल में ऑसिलेट कर रहा था उस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं सूरज के अंदर या कोई भी रोशनी की सोर्स है उसके अंदर, तो एक वक्त में हमारे पास बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, तो हमारे पास हर डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो जब रोशनी ट्रैवल करती है तो वो तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स तमाम डायरेक्शन में हमारे पास ऑसिलेट कर रही होती है। तो पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या करता है, पोलराइजेशन का प्रोसेस उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बाउंड कर देता है एक डायरेक्शन। अगर हमारे पास यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, ये बहुत सारी डायरेक्शन है, तो पोलराइजेशन का मतलब होगा इन तमाम डायरेक्शन को ख़त्म करके किसी एक डायरेक्शन को रहने देना। इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एक सिंगल प्लेन के अलॉन्ग हम उसको वाइब्रेट करने देते हैं, बाकी तमाम प्लेन्स की वाइब्रेशंस को हम ख़त्म कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब कैसे ख़त्म करते हैं इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। और ये याद रखिएगा कि पोलराइजेशन हमारे पास सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही ऑब्जर्व की जा सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो पोलराइजेशन का प्रोसेस क्योंकि हमारे पास सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती है। कोई भी ऐसी वेव जो हमारे पास पोलराइजेशन के फिनोमेना को फॉलो करेगी उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल तरीकाकार भी है कि हम किसी भी वेव को चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है या वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और किसके ज़रिए, हम पोलराइजेशन के ज़रिए इसको हम चेक कर सकते हैं। और पोलराइजेशन नेचुरली भी होती है और पोलराइजेशन हम आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं। नेचुरली पोलराइजेशन हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है वेव्स लाइट की, जो रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दौरान भी हमारे पास पोलराइजेशन हो रही होती है और रिफ्रैक्शन में भी हो रही होती है। और इसी तरह हमारे पास स्कैटरिंग के फिनोमिनाज होते हैं, उनमें भी हमारे पास नेचुरली पोलराइजेशन हो रही होती है। इन तमाम चीज़ों को आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लाइट को पोलराइज किस तरह करते हैं।
अब क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट हमारे पास फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट्स कर रही होती हैं, हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होती हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, वो डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन वेव की ट्रैवलिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उन तमाम डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर सकती हैं और करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इन तमाम डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में बाउंड करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, बांधना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोलराइजर का। पोलराइजर्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ पोलराइजर्स हम पोलराइजिंग शीट्स के ज़रिए बनाते हैं, क्रिस्टल्स के ज़रिए भी बनाते हैं हम। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं पोलराइजेशन करने के। तो कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं पोलराइजेशन करने के, उनको हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पोलराइजेशन का प्रोसेस होता कैसे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रोशनी की सोर्स थी जो रोशनी की वेव्स प्रोड्यूस कर रही थी, और ये जो तीर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये तीर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन से। और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। ये हमने अनपोलराइज लाइट, जो इससे लाइट आ रही होगी बल्ब से, ये अनपोलराइज्ड है, इसको हमने पोलराइज करना है। आप इसमें देख सकते हैं इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रही है, और हमारे पास इस डायरेक्शन में भी फील्ड ऑसिलेट कर रही है। हमने क्या करना है, इन तमाम डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को रखना है, बाकी तमाम डायरेक्शंस को ख़त्म कर देना है। उसके लिए हमने क्या किया, ये पोलराइड लगाया। इस पोलराइड का काम क्या है कि ये सिर्फ उस ऑसिलेशन की डायरेक्शन को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा पास करने में जो इसकी अलाइनमेंट के पैरेलल होगी। जो इसके हॉरिजेंटल होगी वो इसमें से पास नहीं कर पाएगी। ये तमाम वे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, जब ये इसमें से गुजरेंगी तो इन तमाम के वर्टिकल कंपोनेंट्स इसमें से पास कर जाएंगे, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को ये पोलराइजर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। पोलराइजर के बाद हमने लगाया होता है एक एनालाइजर। एनालाइजर का क्या काम होता है, ये सिर्फ हमारे पास ये चेक करता है कि लाइट हमारे पास पोलराइज हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो किस डायरेक्शन में पोलराइज हुई है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हुई है या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पोलराइज हुई है। चेक करने का तरीका ये है कि हम इस पोलराइजर को रोटेट करते हैं। अब ये बिल्कुल सीधा है, तो इधर से जो ये परपेंडिकुलर वे जो ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की आ रही हैं वो डायरेक्ट इसमें से पास कर जाएंगी, लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये ऑसिलेशन इसमें से नहीं गुजर पाएंगी। ऐसा ऐसा हमने इसको ऑसिलेट करना है, तो इस तरफ हमें जो रोशनी मिलेगी उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता, इंटेंसिटी रोशनी की जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी। फिर ऑसिली इसको रोटेट करते करते जब हम बिल्कुल इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले आएंगे, इस तरह कि इसकी अलाइनमेंट इन के मुकाबले में परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाली जब वेव्स आएंगी, ये वाली ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये उनको पास नहीं करने देगा। तो यहाँ पे जो हमें लाइट मिलेगी वो नो लाइट, यानी कोई लाइट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल डार्क। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कितने एंगल पे हमारे पास हमने कौन से एंगल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको अलाउ किया है, और कौन से एंगल की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने ब्लॉक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली फील्ड्स को अलाउ किया है, बाकी तमाम डायरेक्शंस को हमने ब्लॉक कर दिया है, और ये हमें यहाँ पे प्रूव भी कर रहा है। तो एनालाइजर का काम सिर्फ ये होता है कि ये एनालाइज करता है कि रोशनी को हमने परपेंडिकुलरली पोलराइज किया है या हॉरिजेंटली पोलराइज किया है। अब अगर मैं इस पोलराइड को रोटेट करूं और इसको मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले आऊं, तो तब इसमें से जो वेव्स आएंगी वो हॉरिजेंटल होंगी, ये तो बिल्कुल वर्टिकल है, तो फिर इस तरह होंगी हॉरिजेंटल, तो फिर ये इनको पास करने देगा। लेकिन जब मैं इसको रोटेट करके परपेंडिकुलर कर दूं, बिल्कुल वर्टिकल कर दूं, और इसको हॉरिजेंटल रहने दूं, और ये वर्टिकल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर जो हमें यहाँ पे जो वेव्स मिलेंगी वो हॉरिजेंटल होंगी। तो ये हमारी मर्जी है कि हम हॉरिजेंटली पोलराइज करना चाहते हैं लाइट को या वर्टिकली पोलराइज करना चाहते हैं। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है ये सिर्फ
ट्रांसवर्स वेव्स में पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं ऑब्जर्व किया जाता। पहले भी मैंने बताया था आपको कि इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में हम पोलराइजेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रस्सी है, ये ब्लू वाली जो आपको नज़र आ रही है, इस रस्सी को हम ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसमें वेव जनरेट हो रही है जो किस तरफ ट्रेवल कर रही है, जिस तरफ ये ब्लैक एरो है। इधर से ये हाथ से हम इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव्स इस तरफ ट्रेवल कर रही हैं, आगे जा रही हैं। ये रास्ते में हमने ये एक ग्रिल सी रखी हुई है और यहाँ पे भी हमने एक ग्रिल रखी हुई है। यहाँ से जब हम ऑसिलेट करेंगे तो इसके पास ऑसिलेशन की इतनी जगह है कि ये आसानी से ऑसिलेट कर सकती है, और यहाँ पे भी उसके पास जगह है, यहाँ से भी ऑसिलेट कर सकती हैं वो वेव्स और आगे आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। फिर हमने क्या किया, इसी ग्रिल को पहले हमने वर्टिकल रखा हुआ था, अब हमने उसको हॉरिजेंटल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से वेव तो ऑसिलेट करके आसानी से गुजर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उनके पास इतनी जगह होगी नहीं कि वेव ऑसिलेट कर पाए, तो यहाँ से आगे वेव ट्रेवल नहीं करेंगी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जीरो एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रस्सी की वेव को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पोलराइज कर दिया। अगर हम स्प्रिंग को यहाँ से बांध दें, रस्सी को हटा दें, यहाँ पे हम स्प्रिंग बांध दें और स्प्रिंग को खींच के मैं छोड़ दूँ, इस केस में, पहले केस में, तो स्प्रिंग इस तरह, स्प्रिंग की वेव इस तरह ऑसिलेट करेंगी। और अगर मैं इस केस में देखूं तो इसमें भी मैं स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूं तो स्प्रिंग की वेव इस तरह ऑसिलेट करेंगी। तो स्प्रिंग की वेव को ना पहले केस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना दूसरे वेव केस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनकी उनकी ऑसिलेशन, स्प्रिंग में जो वेव्स होंगी उनकी ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी। इसमें ऑसिलेशन इस तरह हो रही थी ना, रस्सी में ऊपर नीचे, और वेव इस तरफ जा रही थी, ये ट्रांसफर वेव होगी। तो ऊपर नीचे की ऑसिलेशन जब रुक जाएगी तो वेव आगे कैसे ट्रेवल कर पाएगी। तो जबकि स्प्रिंग में क्या होगा, जिस तरफ वेव जा रही है वेव इस तरफ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, तो जो ऑसिलेशन हो रही है वो भी स्प्रिंग में इस तरह होगी, लेफ्ट राइट। तो आसानी से हमारे पास इसके अंदर ऑसिलेशन हो सकती है ना, इधर भी आसानी से ऑसिलेशन हो सकती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे ऑसिलेशन नहीं हो सकती, लेकिन लेफ्ट राइट हो सकती है। तो इसका मतलब है स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें ये दोनों केसेस कोई फ़र्क नहीं डाल रहे स्प्रिंग की वेव्स के ऊपर। और स्प्रिंग की जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसी तरह साउंड की वेव्स भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं होती हमारे पास, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पोलराइज लाइट को किस तरह पोलराइज कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करके पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्टिव वाइब्रेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, तीसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, और चौथा है हमारे पास स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। सेलेक्टिव वाइब्रेशन के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस इसके बारे में भी हम आगे इन दोनों को डिटेल में आगे बयान करेंगे। लेकिन 3 और 4 को मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल में सिर्फ हम पहले और दूसरे प्रोसेस को देखेंगे। तीसरा प्रोसेस है रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल, क्रिस्टल्स में से रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है, हमारे पास कुछ काल्साइट, ये हमारे पास एक क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल की ये खासियत होती है कि इसमें से जब हमारे पास वेव्स गुजरती हैं तो उनमें डबल रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, एक तो वेव होती है ना, सिंगल रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि एक वेव आई रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई, लेकिन ये होता है इनमें, इन क्रिस्टल में एक वेव आती है, उस वेव को 2 हिस्सों में ये क्रिस्टल तकसीम कर देते हैं। पहले हिस्सा मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा हिस्सा वेव का मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। जब वेव 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास जो हमें लाइट मिलती है वो पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, और ये इन काल्साइट क्रिस्टल में इनकी ये खासियत होती है कि इनमें से जब लाइट गुजरती है तो वो उसको पोलराइज कर देते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारे पास स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। तो जैसा मैंने कहा था कि नेचुरली हमारे पास जो रोशनी है वो कुदरती तौर पर भी पोलराइज्ड होती है। जिस तरह सूरज की रोशनी जब ये हमारे पास आती है तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, और एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं,
उन मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकराती है, उन मॉलिक्यूल्स में से जब ये गुजरती है उनके साथ टकराती है तो कुछ डायरेक्शंस हमारे पास, कुछ डायरेक्शंस को मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर देते हैं और कुछ डायरेक्शन को वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। जो डायरेक्शंस ऑफ ऑसिलेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन उन पार्टिकल्स के साथ टकराई थी तो वो आगे नहीं आ पाएंगी, उनको वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो डायरेक्शन उनके साथ टकराने से बच जाएंगी वो हमारे तक पहुंच जाएंगी। तो हमारे पास जो रोशनी सूरज से आ रही होती है ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है, फुली पोलराइज्ड नहीं होती, यानी हाफ पोलराइज्ड होती है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ टकराव, स्कैटरिंग का मतलब होता है टकराव, टकराव। तो मॉलिक्यूल्स के साथ टकराव की वजह से, छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से, उनके साथ टकराव की वजह से जो हमारे पास पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। अब हम पहले दो जो हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं उनको हम बारी बारी डिटेल से देखते हैं। तो पहला हमारे पास प्रोसेस था सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि कुछ खास डायरेक्शंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं और कुछ डायरेक्शंस को हम गुजरने देते हैं। सबसे कॉमन मेथड है हमारे पास ये सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का, जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हमारे पास एक स्पेशल क्रिस्टल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है टॉर्मलाइन क्रिस्टल। और ऐसे तमाम सब्सटेंसेस, ऐसे तमाम मटेरियल्स जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लाइट को पोलराइज कर देती हैं, उन तमाम सब्सटेंसेस को हम डाइकोरिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास टॉर्मलाइन क्रिस्टल होता है ये डाइकोरिक सब्सटेंस होता है हमारे पास। इसकी ये खासियत होती है कि जब इसमें से रोशनी गुजरती है तो ये सिर्फ उन रोशनी की वाइब्रेशंस को, उन ऑसिलेशन की डायरेक्शंस को गुजरने देता है जो इसकी क्रिस्टलोग्राफी के बिल्कुल मैच कर रही होती है। ठीक है, जो इसके बिल्कुल पैरेलल होंगी, इसकी क्रिस्टलोग्राफी बिल्कुल इस तरह, क्रिस्टल्स में क्या होता है मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक खास से तरतीब के साथ हमारे पास उसमें जुड़े हुए होते हैं और उनमें तरतीब में ये खासियत होती है जिस तरह हमने पीछे देखा यहाँ पे, इस तरह मॉलिक्यूल तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। तो उन तरतीबों के दरमियान जो गैप होता है उस गैप से सिर्फ वही ऑसिलेशन गुजर सकती हैं जो उस गैप के बिल्कुल पैरेलल होंगी। जो उस गैप के परपेंडिकुलर होंगी वो इसमें से नहीं गुजर पाएंगी, तो क्रिस्टल क्या करेगा, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बाकी तमाम जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे, तमाम कंपोनेंट्स इसमें से गुजर जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे उनको ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो हमें लाइट मिलेगी वो पोलराइज लाइट होगी। और इसको एनालाइज करने के लिए हम एक और इसी टाइप का क्रिस्टल इस्तेमाल करेंगे जो ये बताएगा कि हमारे पास लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो परपेंडिकुलरली हुई है, वर्टिकली हुई है या हॉरिजेंटली हुई। तो उसको चेक करने के लिए हम इस एनालाइजर को पहले तो परपेंडिकुलर रखेंगे, बिल्कुल सीधा इसके बिल्कुल पैरेलल रखेंगे। तो इसमें से अगर फिर इसको हम आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रोशनी जो हमें मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड इसको रोटेट करने से कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो ये लाइट हमारे पास पोलराइज होगी। और अगर इस डायरेक्शन पे बिल्कुल जब ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जब हमारे पास यहाँ पे अगर हमें कोई रोशनी नहीं मिलेगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इस पोलराइजर ने रोशनी को पोलराइज किया था वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि हॉरिजेंटल इसको हमने रखा है तो ये सिर्फ हॉरिजेंटल वालों को गुजरने देता है इस केस में, और ये सारी की सारी वर्टिकल्स हैं तो ये इन सारों को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। यहाँ पे हमें कोई रोशनी नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये हमने वर्टिकल रखा था और ये भी वर्टिकल थी तो ये गुजरने भी वर्टिकल वालों को दे रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो रोशनी जितनी यहाँ से आ रही है उतनी हमें यहाँ पे मिलेगी। ये तरीकाकार होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का। हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया कि इस ऑसिलेशन को हमने गुजरने देना है, बाकी तमाम ऑसिलेशंस को हमने नहीं गुजरने देना। तो हमने क्या किया, क्रिस्टल को उस डायरेक्शन में रख दिया कि वो सिर्फ इस ऑसिलेशन को गुजरने देगा, बाकी तमाम को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम इस ऑसिलेशन को गुजारना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पोलराइजर को इसकी डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे, फिर सिर्फ ये वाली ऑसिलेशन आगे गुजरेंगी इस तरह, बाकी तमाम एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एक ऑसिलेशन को कि उसने गुजरना है, बाकी तमाम ने नहीं गुजरना।
बाकी तमाम ने क्या हो जाना है, एब्जॉर्ब हो जाना है। तो हम सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के जरिए क्या करें, रोशनी को पोलराइज कर दें। अच्छा, दूसरा तरीका जो हमने देखा था वो था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के जरिए पोलराइजेशन। ये भी हमारे पास नेचुरली भी होता है और इसको हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुदरती तौर पे आपने देखा होगा हर जगह पे रिफ्लेक्शन होती है, शीशे पे रिफ्लेक्शन होती है, पानी पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है, सड़क पे रिफ्लेक्शन हो रही होती है, पानी गिरा हो, ऑयल गिरा हो, उस पर रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो हमारे पास इन केसेस में क्या होता है कि जब हमारे पास व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ग्लास वाटर, पानी या ग्लास के ऊपर जब हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट जो सूर्य से रोशनी आ रही है, या तो वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी या अनपोलराइज्ड, जब वो आगे रोशनी पानी के साथ टकराएगी या हमारे पास शीशे के साथ टकराएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टकराने के बाद सिर्फ एक डायरेक्शन की वेव हमें मिलेंगी, एक डायरेक्शन की ऑसिलेशन हमें मिलेंगी, बाकी तमाम ऑसिलेशन हमारे पास इस पानी के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, शीशा है, पानी है, जो भी है। ठीक है। होता क्या है कि द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इन जनरल पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड बट एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल द पोलराइजेशन इज कंप्लीट। जब रोशनी आके इस, समझिए ये हमारे पास एक शीशा है, पानी है सॉरी, पानी के ऊपर आके जब गिरेंगी तो इनके एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, किसी ने किसी एंगल के साथ आगे ये पानी के साथ टकरा रही होंगी, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और टकराने के बाद जो आ रही होती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक खास वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके हमें कंप्लीटली पोलराइज लाइट मिलेगी, अदरवाइज हमें कंप्लीटली पोलराइज लाइट नहीं मिलेगी। एक खास एंगल पे हमें कंप्लीट पोलराइजेशन मिलेगी, बाकी तमाम छोटे बड़े एंगल्स पे हमें पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी रिफ्लेक्शन के केस में। और ये हमारे पास एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमें कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिल रही होती है, उस एंगल पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं और जो ट्रांसमिटेड, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों मीडियम के साथ हमारे पास राइट एंगल का एंगल बना रही होती है। इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं मैथमेटिकल तरीके से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मीडियम 2 है, मीडियम 2 पानी भी हो सकता है, मीडियम 2 हमारे पास शीशा भी हो सकता है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हो सकता है, मीडियम 1 हमारे पास ये भी एयर हो सकती है या कोई लाइट मीडियम हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये रोशनी की एक वेव नज़र आ रही है और ये एक खास एंगल के साथ ट्रेवल करके इस मीडियम 2 के साथ आके टकरा रही है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू एरो आपको नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, और ये जो ब्लैक डॉट आपको दरमियान में नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज भी ऑसिलेट कर रही है। यानी यहाँ पे हमने सिर्फ दो डायरेक्शंस को शो किया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, एक ये ब्लैक डॉट की डायरेक्शन है जो आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज है, और एक ये वाली डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में वेव ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है इस वेव में, और ये अनपोलराइज्ड वेव है, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हमने आई पी से जाहिर किया। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारे पास वेव आगे इसके साथ टकराएगी तो कुछ वेव का हमारे पास हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ वेव का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेव का हिस्सा जो हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाएगा वो हमारे पास आधी इंटेंसिटी इस तरफ चली जाएगी, आधी इंटेंसिटी हमारे पास इस तरफ चली जाएगी। अब हमारे पास होता ही है कि ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल की ये वाली जो ऑसिलेशन है ना, ये डायरेक्शन है, और ये ब्लैक डॉट वाली डायरेक्शन है, जो हमारे पास डायरेक्शन इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होंगी वो इस प्लेन में से पास कर जाएंगी, जो इस प्लेन के सॉरी परपेंडिकुलर होंगी वो पास कर जाएंगी, जो इस प्लेन के पैरेलल होंगी वो इसके साथ टकराने के बाद वापस चली जाएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ वो वाली वे जो हमारे पास ऑसिलेशन जो इस प्लेन के पैरेलल थी सिर्फ हमें वो वाली मिलेंगी, और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी वो वाली सारी क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन की वजह से पार्शियली रिफ्रैक्टेड वेव मिलेंगी, इसके बाद ये वाली वेव क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, जबकि यहाँ पे जो हमें वेव मिलेंगी रिफ्लेक्शन वाली ये टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी, बिल्कुल फुली पोलराइज्ड लाइट, ये पार्शियली पोलराइज्ड होंगी और ये फुली पोलराइज्ड।
लेकिन फुली पोलराइज्ड होने के लिए भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। एक खास वैल्यू पे हमें यहाँ पे फुली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, और वो खास वैल्यू हमारे पास तब अचीव होती है जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल बिल्कुल 90 डिग्री। अब हम उस एंगल को फाइंड करते हैं कि वो एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए ताकि हमें फुली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे मिले। उसके लिए हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था 10th क्लास में, कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उनके एंगल्स के अगर हम रेशो फाइंड करें, साइन ऑफ एंगल, साइन की रेशो फाइंड करें, उनके एंगल की साइन की रेशो, तो वो बराबर होगी मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो के बराबर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 है। n1 हमारे पास मीडियम 1 यानी एयर है या जो भी है मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 हमारे पास मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n इज इक्वल टू सी बाई वी के बराबर होता है, यानी कि रोशनी की स्पीड c डिवाइडेड बाय रोशनी की स्पीड v। c रोशनी की वो स्पीड होती है जो वैक्यूम में होती है, और v रोशनी की वो स्पीड होती है जो इस मीडियम के अंदर होती है। उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की n की वैल्यू होगी। तो हर मीडियम में n की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, जाहिर सी बात है कि हर मीडियम में रोशनी की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। जो मीडियम जितना डेंस होगा हमारे पास रोशनी की रफ्तार उसमें उतनी ही कम होगी। हवा में रोशनी की रफ्तार हमारे पास ज़्यादा होती है तो हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास बहुत कम होता है, ठीक है, 1 के करीब होता है हमारे। जबकि ग्लास हो गया और बाकी हमारे पास जो डेंस मटेरियल्स हो गए उन तमाम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। एन हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ होगा रहा है, n1 मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n2 मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया यहाँ पे। स्नेल्स लॉ वैसे होता है साइन आई अवर साइन आर इज इक्वल टू n2 अवर n1। हमने n1 उधर ले गए और साइन आर इस साइड पे लेके आ गए। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से आपको फिगर में नज़र भी आ रहा है, आई बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आई बी ये वाला एंगल, एक मिनट, आई पी यानी ये वाला एंगल, ये आई पी और ये वाला आई पी दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम ये कंसीडर करें, ये कंसीडर करें, बात है। और ये वाला कितना है, 90 डिग्री, आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये टोटल देखें आपके पास कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 है। इन तमाम एंगल्स का सम 180 के बराबर है, जैसा कि आपको फिगर से नज़र भी आ रहा है। तो ये हमने यही लिखा है कि आई पी प्लस 90 प्लस आर करेंगे तो 180 आएगा। तो आर अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस आई पी, ठीक है। ये 90 जाके 180 से माइनस हो गया, 180 माइनस 90 90 रह गया, और ये आई पी उधर जाके उस 90 से माइनस हो गया तो 90 माइनस आई पी। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 माइनस आई पी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो n1 साइन आई बी, n2 साइन 90 माइनस आई। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो तो रेशियो बाहर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। साइन कॉज में और कॉज साइन में तब्दील हो जाता है। तो क्या होगा, साइन कॉज में तब्दील हो जाएगा। और 90 माइनस आई पी, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो n2 कॉज आई पी। अब यहाँ से हम निकालते हैं इनकी रेशो, हमने इनको रेशो में तब्दील कर दिया। n वाले हमने n2 को इधर लेके आ गए हैं, साइन को इधर लेके आ गए हैं हमने यहाँ पे, ये हमने फार्मूला बनाया है। तो ये साइन और कॉस क्या होता है हमारे पास, tan के बराबर होता है, tan आई पी आ गया। अब हमने निकालना क्या है, आई पी निकालना है कि हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना होना चाहिए कि हमें जो यहाँ पे जो रोशनी मिले यहाँ पे वो फुली पोलराइज्ड हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें आई पी निकालना पड़ेगा। आई पी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टेन को इधर ले जाके टेन इनवर्स कर देना, इधर आई पी रह जाएगा टेन इनवर्स ऑफ n2 बाई n1। n2 और n1 की वैल्यू हमें पता हो, यानी मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें मालूम हो, तो हम आई पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास ग्लास होता है, ग्लास जो होता है शीशा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है। एयर का होता है 1, यानी हमारे पास n2 क्या हो जाएगा 1.55 और n1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1.55 डिवाइडेड बाई 1 और उसका हम ले लेंगे टेन इनवर्स
तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल आएगी और वो क्या निकलती है हमारे पास, 57 डिग्री। ठीक है, यानी जब हम 57 डिग्री के साथ ग्लास के ऊपर रोशनी को फॉल करवाएंगे 57 डिग्री से, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए, 57 डिग्री। ठीक है, 57 डिग्री के साथ शीशे के ऊपर फॉल करवाएंगे तो जो हमें रोशनी मिलेगी वो टोटली हमारे पास पोलराइज्ड होगी। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए है, ग्लास के लिए। हर मीडियम के लिए हमारे पास इस एंगल की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज लाइट। ये पोलराइजेशन का प्रोसेस जो हमने इतना ये लंबा प्रोसेस पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सा फिनोमेना होता है जो बहुत ही हमारे लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है चमक, चमक को कम करने के लिए। अगर आप किसी स्क्रीन को देख रहे हैं ना और स्क्रीन बहुत ही चमकदार है और आपको सही नज़र नहीं आ रहा, कुछ लिखा हुआ है आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, पोलराइजर पोलराइजिंग ग्लासेस हमारे पास होती हैं, पोलराइजर लगी हुई एनकें होती हैं। ठीक है, उन एनकों को हम पहन के उस जो हमारे पास स्क्रीन होगी उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो वो एनकें क्या करेंगी, उसके ग्लेयर को, उस स्क्रीन के जो चमक होगी उसको कम कर देंगी, लाइट को पोलराइज कर देंगी, चमक कम हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी कम कर देंगी। तो एक तो हम ये ग्लेयर को कम करने के लिए, चमक को कम करने के लिए, यानी चमकदार जगह को हम देखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो हम पोलराइजिंग शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी शुगर क्रिस्टल्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स की ये खासियत होती है कि जब हमारे पास रोशनी इनमें से पास करवाई जाए, पोलराइज लाइट, जब ये हमारे पास शुगर का क्रिस्टल है फॉर एग्जांपल, उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, आपने देखी भी होगी। ठीक है, उसमें से जब पोलराइज लाइट पास करवाई जाए, ये पोलराइज लाइट, ठीक है, तो जब इसमें से पास करेंगे हम, तो ये क्या करती है, इनकी ये खासियत होती है इन शुगर क्रिस्टल्स की, ये इसके पोलराइजिंग एंगल को चेंज कर देती है। ठीक है, पहले वो बिल्कुल वर्टिकली पोलराइज थी, तो बाद में क्या हो जाएंगी, वो थोड़ी सी एंगल उनका टेढ़ा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं। और इसका इस्तेमाल ये होता है कि जब हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास कंसनट्रेशन कितनी है शुगर की किसी भी मटेरियल में। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे बेंडिंग होगी। तो कंसनट्रेशन चेक करने के लिए कि शुगर कितना ज़्यादा है कम है, उसकी कंसनट्रेशन चेक करने के लिए भी हम ये पोलराइजेशन का फिनोमेना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्टन लेस विंडोज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। कर्टन लेस यानी कि हमारे पास बगैर पर्दे वाली जो विंडोज़ होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें विंडोज़ की जो खिड़कियाँ होती हैं उनके शीशे के साथ हम क्या करते हैं, पोलराइजिंग शीट लगा देते हैं। इस तरह पोलराइजिंग शीट क्या करती हैं, सिर्फ रोशनी की कुछ मिकदार को अंदर आने देती हैं और कुछ मिकदार को क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर्स। हेडलाइट्स जो हमारे पास गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनकी जो रोशनी होती है काफ़ी तेज़ रोशनी होती है, ख़ासतौर पे रात के टाइम। तो उसकी रोशनी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उन लाइट्स के आगे हम पोलराइजर्स लगा देते हैं, पोलराइजिंग शीट्स लगा देते हैं। तो उनमें से जो रोशनी निकलती है फिर वो पोलराइज रोशनी होती है। पोलराइज रोशनी की जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। तो हम लाइट्स के सामने भी पोलराइजिंग शीट लगा देते हैं और बाद में हम विंड स्क्रीन जो होती है, जो गाड़ी की सामने वाली स्क्रीन होती है जिससे बाहर नज़र आ रहा होता है, उसके सामने भी हम क्या करते हैं, पोलराइजिंग शीट लगा देते हैं। तो उसमें से भी हमें अंदर कम रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो हेडलाइट का जो ग्लेयर होता है, हेडलाइट की चमक होती है, उसको कम करने के लिए भी हम पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आखिरी हमारे पास स्ट्रेस एनालिसिस, प्लास्टिक और ग्लास। ये हमारे पास इन मटेरियल्स में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को चेक करने के लिए हम पोलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इनके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, इनको समझिए ये हमारे पास एक प्लास्टिक का पाइप था, इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस लगाने से इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस आएंगी, ये अंदर इसके मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगी। तो जब हम इनके ऊपर रोशनी फॉल करवाएंगे तो ये क्या करेंगी, इनकी रोशनी इनके आसपास इस तरह एक लेयर सी बना देंगी, पोलराइजेशन की लेयर। ठीक है, उसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि हमारे पास स्ट्रेस की वजह से कितनी ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, ये प्लास्टिक कितनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे इस्तेमाल, और ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।